जी। So good evening everyone, welcome to मैथशाला। हम लोग कॉम्प्लेक्स के लास्ट सेक्शन की तरफ है, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन वी मस्ट टेक ऑल द डाउट्स व्हिच आर कमिंग इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये पहला डाउट है जिसमें ये बताया गया कि पॉलिनोमियल का जो रेंज सेट है वो कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकता, इंटायर एक और मेरोमॉर्फिक हो, बट इन सम सेंस एवरी इंटायर फंक्शन इज आल्सो अ मेरो एवरी इंटायर फंक्शन इज आल्सो अ मेरोमॉर्फिक। सो उस सेंस में मैं कभी कभी इंटायर फंक्शन 2 पॉइंट भी स्किप करेगा तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे एटमोस्ट की बात हो रही है, तो 2 भी स्किप कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल थ्योरम क्या है तो याद रखिएगा, क्या रिजल्ट होता है पिकार्ड्स का कि डेंस होता है, इसका जो रेंज होता है तीनों का, चाहे इसका हो चाहे इसका हो या इसका हो, range of these kind of functions is always dense in C। और जब dense की बात होती है तो कभी काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर नहीं छोड़ सकते आप। ये नहीं है कि आपका सारा का सारा जो रेंज सेट है वो इतने में है और आप कहें आपका फंक्शन इंटायर है सी के ऊपर, डोमेन सी है तो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर इंटायर फंक्शन इतने बड़े हिस्से को कैसे छोड़ सकता है, फिर तो सी में डेंस नहीं हो पाया ना। थोड़ा बहुत छोड़ सकता है, 1 2 पॉइंट 4 पॉइंट, बल्कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डाउट है वन वन फंक्शन को लेके, तो इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी जब मैं लेके आऊंगा तो आपको फिर से शेयर करूंगा। तीसरा, हमने एक होमवर्क करने को दिया था, तो यस जो भी डाउट है चंदन जी पूछ सकते हैं। यस चंदन आप पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है। होमवर्क क्या दिया गया था बता दो, कोई भी बता दो। मयूरी, कैन यू हियर मी? मयूरी, माधुरी, दिव्या, कोई भी यस सर। बताइए, बोलिए क्या था होमवर्क। सर वन। कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आर्गुमेंट प्रिंसिपल को ठीक से अप्लाई करना आ गया क्या? क्या आप लोग अभी सीख गए हैं कि एफ किसको बनाना है और जी यस किसको सर। बनाना है? यस। और वो जो बुकलेट है जिसका हम लोग नाम नहीं ले सकते, वो बुकलेट आपको इफेक्टिव लग रही है कि नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सेंस में और तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस। तो एक बार देखिए जरा क्या सर होगा। होमवर्क। हाँ बताइए। होमवर्क सर, पी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 जेड नॉट प्लस 3 जेड स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसा कुछ था। 100 ओ जेड टू द अच्छा, पावर 99। ओके 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 राइट। 100 हाँ C contain all its zero within itself, then 1 by 2 pi integral जेड इंटू integral over पी प्राइम z जेड into p dash z upon p of z dz equals to, 99/100 है ना? तो आपने -99/100 बता दिया था। राइट राइट राइट, अब याद आया मुझे। चंदन जी क्या सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आवाज आवाज आ रही है, ठीक है। देखिए जी। ये जो क्वेश्चन है, पहले तो ये बताइए किसने कर लिया है, वो बताएगा तो ठीक लगेगा। किसी ने ट्राई किया है इसको, कोशिश? सर ट्राई किया सर, बट वो सर वो अल्फा वन वो वहां से an-1 कैसे आ गया वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं, जैसे मैं अगर बोलूं ax² प्लस, ईमानदारी से बताइएगा, और देखिए नहीं बताया तो इसको, नहीं किया है तो इसको ऐड करिएगा। देखिए आज आपको एक चीज सिखाता हूँ, 1 घंटे की 2 घंटे की कोई भी क्लास हो, आप कुछ सीख रहे हो या किसी को सिखा रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आपसे कोई गलती हुई, कोई चीज आपको नहीं पता है, उसको गूगल करिए या फिर अच्छी बुक में से उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ताकि आगे फिर ये चीज ना मिसिंग। तो मुझे लगता है आज मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको नोट्स में ऐड करना चाहिए, भले ही ये 12th स्टैंडर्ड की चीज है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ रूट क्या होता है तो बता सकते हैं? माइनस b by a बी बाई एस। b by a एंड मल्टीप्लीकेशन c बाई ए। c by a। अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल nth के लिए क्या होता है तो क्या बताएंगे? इसमें सर nth के लिए सर तो माइनस b by e रहेगा ना सर। माइनस बी फर्स्ट बाई ए। वाला। नहीं नहीं, बी तो मैं रखूंगा ही नहीं ना, ये रख रहा हूं मैं। अब बताइए। हाँ मतलब तो सर an -1 -1 upon an माइनस an -1 upon an। यस करेक्ट सर। तो मतलब मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, ठीक है? तो लिखेगा, तो दिस इज यस सर, यस सर। तो अभी 99 आ गया z टू द पावर 100।
प्लस 9 100 8 टू द पावर 99, 100 z to the power 99. ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या होता है। अब क्या इसका इन जनरल आपको पता है, अगर मैं लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स टेकन एट वन टाइम, मतलब अच्छा इसका फॉर्मूला बताइए मुझे। चलिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बाद सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम बताइए मुझे, क्या फॉर्मूला होता है। जो लोग 12th को पढ़ाते हैं वो उनसे मेरा स्पेशल क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। अगर नहीं है तो आज इसको गूगल पे, यूट्यूब पे ढेरों लेक्चर होंगे, पढ़ेंगे और ऐड करेंगे। मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे, है ना। तो ठीक है, सर सेपरेट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स कर चलता है, एक बार आपने नहीं सर सर, चर्चा फिर करी थी, मैंने देखा वो था। 2 एट अ टाइम वाला अगर रहेगा तो मतलब अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो वो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसा। तो उसका जो थर्ड वाला कोएफिशिएंट रहेगा डिवाइडेड बाय ए, और अल्टरनेट साइन चलती है सर उसमें। एग्जैक्टली यही मैं जैसे सुनना चाहता माइनस ए बाय बी माइनस बी बाय ए, सी बाय ए माइनस डी बाय ए एंड सो ऑन। या दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम सही है। बस ये आइडिया आपको होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइन चलती है ना, और आपका ये वाला कोएफिशिएंट शिफ्ट होता जाता है। देखो यहाँ पे क्या किया, ये क्या है, ये टेकन सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है। वन, अब टू एट अ टाइम क्या होता है, 3 रूट्स होंगे तो अल्फा, जैसा उन्होंने बोला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। तो इसका क्या होगा ये देखना है आपको। फिर 3 एट अ टाइम तो अल्फा बीटा गामा, 4 रूट होंगे तो बीटा गामा, लेटर से ईटा, देन आगे ऐसे 3 3 के कॉम्बिनेशन में टेकन 3 एट अ टाइम, 4 एट, तो टेकन एन एट अ टाइम का फॉर्मूला होता है। अच्छा, टेकन एन एट अ टाइम का क्या मतलब है, प्रोडक्ट एक साथ सारे ले लेना, समझ रहे हैं। तो बस टेकन एन एट अ टाइम का फॉर्मूला याद रखिए। वो कुछ आपको बता दिया जाएगा कि ए एन माइनस वन एथ कॉफिशिएंट अपॉन ए एन एथ कॉफिशिएंट, कुछ ऐसा। टेकन एन एट, ये वन एट अ टाइम है, तो मुझे लगता है कि n माइनस के, ये k एट अ टाइम का शायद फॉर्मूला होगा, आई डोंट नो। इसको हटा ही देता हूँ, मुझे याद नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो मैथ्स को ना पूरा इन जनरल डिटेल में सीखो, अगर पूरा नहीं देखोगे, अब ये सब चीजें भले ही 12th की हैं, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में काम आएगी नहीं, है ना। तो टेक, आपको क्या देखना है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू नहीं, n एट अ टाइम, n एट अ टाइम या k एट अ टाइम का फॉर्मूला अगर हमें पता चल जाए तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो उसी चीज की जरूरत है, ये फंक्शन आपका g हो गया, तो g ऑफ z क्या आ गया, z आ गया। पॉलिनोमियल के जीरो कहाँ मिल रहे हैं, जहां भी मिल रहे होंगे, मान लीजिए z नॉट इसका 0 होगा, ठीक है। तो वो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, पोल तो है नहीं इसके पास, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 पाई i इक्वल टू 0 जहां पे मिलेगा z नॉट इनटू, मतलब फंक्शन में वैल्यू पुट करना है, और जितने मल्टीप्लीकेशन का, तो देखो इसके लीनियर जीरो आएंगे सारे, तो z नॉट प्लस लेटर से z1 पे 0 प्लस Z1 z2 एंड सो ऑन। Z2 तो अब आपको ये समझना है कि ये चीज लिखी, अब यही इसका तो सम बताना है, ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स, नहीं वही तो है। सम ऑफ रूट्स का अगर फॉर्मूला आपको पता हो कि इट इज माइनस ए एन माइनस वन अपॉन एन, तो काम हो जाएगा। और ये क्या हो गया, माइनस 99 अपॉन 100, एन माइनस वन मतलब 100 एक डिग्री के एक पहले वाला कोएफिशिएंट, है ना। अब मुझे बताइए अगर मैं वहां पे z स्क्वायर कर दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने शायद पार्ट 2 दिया होगा, अब उसमें देखो 12th मैथमेटिक्स, एक चीज बता दूं आपको, एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी चीज है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। आर डी शर्मा, है ना, आर डी शर्मा को जरूर पढ़िए, कभी भी टाइम मिला करे। इसीलिए मैं कहता हूँ 12th लेवल को जरूर पढ़ा दो एक बार, बीएससी को भी पढ़ाओ, एमएससी को भी पढ़ाओ, पर 12th को भी जरूर पढ़ाओ, बड़ा अच्छा फंडामेंटल आपका क्लियर रहेगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 मार्क 2 पाई आई, देखो एक और बात बताता हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये आपको, आप मुझसे 6 महीने सेशन पढ़े, है ना, और आपने इतना डेवलप कर लिया कि आप अभी तक 12th को पढ़ाते थे, अब आप बीएससी को पढ़ाने लगे हैं, आई एम हैप्पी। फिर मुझसे 6 महीने पढ़िए, मुझसे मतलब हमारे साथ चर्चा करिए, ठीक है। 6 महीने पढ़ने के बाद आप और मैं दोनों सेम हो जाते हैं, तो मुझसे चर्चा करिए, फिर क्या करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर आप एमएससी को भी पढ़ाइए, क्या दिक्कत है, एक्सटेंड करो, इनको पढ़ाओ, इनसे सीखो, रिचर्ड फेमन,
फिर मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज सीखनी है तो पढ़ा दो, किसी को भी पकड़ के पढ़ा दो, ठीक है। पी ऑफ जेड डी जेड। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, जेड स्क्वायर। तो अब जेड स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से जेड नॉट स्क्वायर जेड वन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है वो मुझे बताओ, कि अगर आपको रूट्स दिए हो, जैसे एन रूट दिए हुए हैं, ठीक है, देखना जरा, ए एक्स स्क्वायर, इसको 2 से हमेशा सॉल्व करो, बी एक्स प्लस सी, ये है। मान लो इसके रूट है अल्फा और बीटा, आपसे यहाँ पता क्या पूछा जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा होल अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस। बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाता है कि सम ऑफ रूट हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप समझ गए ये क्या डिमांड कर रहा है? यस सर, यस। है ना? तो ये आपसे डिमांड कर रहा है सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, कहाँ लिखूं, आगे लिख देता हूँ। ये आपसे डिमांड कर रहा है, मतलब जेड नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये रूट ही तो है सारे, और क्या, ये प्लस लेटेस्ट से जेड एन स्क्वायर। ये आपसे डिमांड कर रहा है समेशन जेड आई होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस जेड आई जेड जे, है कि नहीं? मुझे रन कराते रहिए, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ऐसे करके। तो ये इसमें रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। अब बताओ जरा, ये क्या निकाला था, अभी तो निकाला है, इसको क्या निकाला है, 99/100 माइनस के साथ उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स, लेकिन 2 एट अ टाइम। अब देखो लास्ट वाला कोफिशिएंट, फिर सेकंड लास्ट वाला, ये nth हो गया, ये n माइनस 1th हो गया। जीबा जो बोल रही थी वही वही, अगर आपको थोड़ा सा आपने सुना हो तो याद होगा। तो जब टेकन 1 एट अ टाइम है, 1 एट अ टाइम, यानी 1 एट अ टाइम लिया तो क्या बना, सम ऑफ रूट अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या लिया जाता है, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला और माइनस साइन, तो हो गया माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन। जब आपका टेकन 2 एट अ टाइम होता है, यानी अल्फा नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है, हाँ, -1 होल स्क्वायर। फिर जब आप 3 एट अ टाइम लेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाता है an माइनस 2 अपॉन an, है ना? अब आप शायद समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। ऑल्टरनेट चलते रहेगा, हाँ, बस अल्टरनेट चलते साइन रहेगा। के रूप में। तो ये क्या आ गया, 98/100, तो ये आ गया 98/100, अब जाके क्लियर हो गई सर, है ना, 98/100। अब देखो ये एक क्वेश्चन नहीं है कि नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा गया। ऐसे ही सी सेक्शन को डील किया जाता है। सी सेक्शन को डील करने का, जैसे भाग्यश्री मुझे पूछ रही थी, तो बेटा कोई तरीका नहीं है। जितना आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग होते चले जाएंगे, जितना आप क्वेश्चन को डीप में समझेंगे, हर ऑप्शन को देखिए, हर ऑप्शन को सही या गलत देखना होता है, यही तो सी पार्ट है। बताइए बी पार्ट क्या है, बी सेक्शन क्या है? ए को तो मैं ये मानता हूं कि आप सबको महारत होनी चाहिए कि आप 8 से 9 क्वेश्चन निकाल लें। इतना अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है ना? एप्टीट्यूड में नहीं है तो अभी समय दो, देखो टाइम है अभी अपने पास, 8 से 9 क्वेश्चन आप यहाँ से निकालो, है ना? जो लोग निकाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ लोग तो बहुत 12-13 निकाल देते हैं। जो बी सेक्शन है और जो सी सेक्शन है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बी क्या है, बी में आपको एक आंसर ढूंढना है, उसको टिक कर देना है। अब आपको कुछ नहीं देखना है कि इनमें क्या है, इनमें क्या है, पता नहीं क्या है, हमें कोई लेना देना। हमने सॉल्व किया, 17/12 आया, बी में दिख रहा है, बी टिक कर दिया, खत्म। सी में क्या है, आपका 17/12 आया, स्टेटमेंट ए जो है ना, वो आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है, हो सकता है कि आइगन वैल्यू का सम पूछ रहा हो। ऑप्शन बी जो है वो डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो अब ये बताइए, ये दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं है? यस सर, है कि नहीं है? ठीक है। सी जो पूछेगा आपसे आइगन स्पेस के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? आइगन स्पेस के बारे में, यानी कि यू नीड टू चेक एवरी ऑप्शन एज एन इन क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ, अभी भी ये इंटर रिलेटेड है कि नहीं? दे आर रिलेटेड, एक निकाल लिया तो दूसरा, है ना? और डी में आपसे हो सकता है पूछ ले कुछ फॉर्म बना के एएम और जीएम में, या फिर ऐसे पूछ सकता है जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। सुना है ना आपने जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर? सुना है कि नहीं सुना भाई? नहीं सुना तो बताइए, बता देता हूँ। जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर सुना होगा, सबने बताया होगा जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर।
एग्जिस्ट यस करता है सर। अभी लीनियर अलजेब्रा में। याद नहीं आ रहा आपको? हाँ, देखिए क्या था। टॉपिक सर सुना हुआ है और सर ने इस पे दिया था, लेकिन अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रहा है सर। चैलेंज तो यही है, 12 सब्जेक्ट्स को दिमाग में लेके चलना, यही तो चैलेंज है। यस सर। लैम्डा आई। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए लेट अस से, चलिए अगली साइड में लिखा देता हूँ, जनरलाइज आइगन वेक्टर भी यहीं से आ जाता है, आइगन स्पेस से आपसे रिलेटेड होता है। तो लेकिन इसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसको आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। यानी फॉर ईच ऑप्शन you can use some of the things, some of the data from the previous option, but you need to check each and every option carefully and as an independent question. इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट क्या आप बताइए, इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक होती है? आपको लगता है कि इसमें कोई इसको सॉल्व करने में ये चीज डेवलप करिए कि मैं इतना केयरलेस नहीं होऊंगा कि एक ऑप्शन देखने की आदत पड़ जाएगी, पहला से बस आगे बढ़ो। ऐसा करोगे तो इसमें तो मान लो आइगन वैल्यू आपकी ये आ रही है, तो आपने चेक कर लिया आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको लगा आ रही है तो ओके कर दिया, तो काट दिया। अगर काट दिया है तो अभी भी ये बी और सी और डी नाम के 3 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, यू नीड टू चेक। अगर आप चेक नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये है सी ऑप्शन का तरीका। अब आते हैं जनरलाइज आइगन वेक्टर पे। तो देखो होता क्या है, मान लो लैम्डा आई आइगन वैल्यू है और इसके रिस्पेक्ट में एक्स आई आइगन वेक्टर है, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू आयोटा ऑफ एक्स आई, ये 0 होता है कि नहीं होता है ये ऑपरेटर? ठीक है, सही है ना? यस होता। यस सर। लेकिन मान लीजिए सपोज करो कि किसी चीज के लिए एंड वाइस वर्सा, मतलब ये अगर 0 है तो ये आइगन वैल्यू है और ये आइगन वेक्टर है ना, और ये अगर आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू तो ये 0 होगा, तो दोनों इफ एंड ओनली इफ है। लेकिन मान लीजिए a माइनस लैम्डा आई कोई आइगन वैल्यू है इंटू एक्स आई, ये 0 नहीं आ रहा है, तो क्या आप अभी इसको आइगन वेक्टर बोलेंगे या इसको आइगन वैल्यू बोलेंगे? नो। नो। सो लैम्डा आई इज नॉट एन आइगन वैल्यू, ठीक। या फिर एंड एक्स आई, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी लैम्डा आई को आइगन वैल्यू कहना, नॉट एन आइगन वैल्यू कहना गलत बात है, क्योंकि हो सकता है आपने गलत एक्स आई चूज कर लिया हो। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स आई इज नॉट एन आइगन वेक्टर, है ना, दैट विल बी बेटर, नॉट एन आइगन। ठीक है भाई, ये क्लियर है? अब देखो, अब अगर मान लीजिए आपने फर्दर चेक किया और इसका स्क्वायर किया, सेम एक्स आई लिया और ये 0 हो गया, ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार है तो ये बात इंटरेस्टिंग, लेकिन एक्स आई को हम लोग आइगन वेक्टर कह नहीं सकते, तो इसको नाम दिया गया हियर, ये जो एक्स आई इसको कहा गया जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, जीईवी। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आई, जनरलाइज्ड आइगन। तो कहा गया आइगन वेक्टर नहीं, लेकिन जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर गया। कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो कई बार ये चीजें आपको ऑप्शन में दिखती हैं। और एक बात बताऊं, अगर किसी भी लैम्डा आई का जो जीएम है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अगर ये 2 है तो एक सेकेंड ऑर्डर का जनरलाइज आइगन वेक्टर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एंड वाइस वर्सा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। याद क्या रखना है, ये सब चीजें हम लोग करेंगे, है ना, जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन करेंगे। तो ये ठीक है भाई, क्लियर है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, रॉन्कीज थ्योरम हो चुका है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल हो चुका है। रॉन्की थ्योरम का लेक्चर पिछले क्लास वाला है, तो वो आप देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्की थ्योरम अगर नहीं कर पाओगे तो नंबर ऑफ 0 से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर जो है, इसमें जो काम की चीजें हैं
वो पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें बच्चों को भ्रमित करने के लिए होती है। कन्फॉर्मल एंड बाइलीनियर, सिर्फ काम की चीजें पढ़ेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, ओके सर। कन्फॉर्मल एंड बाइलीनियर। देखो बाइलीनियर को बाद में पढ़ेंगे, पहले कन्फॉर्मल पढ़ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले तो ये समझ लो कन्फॉर्मल मैपिंग कहते किसको है। तो कन्फॉर्मल मैप कौन से ऐसे, जैसे वन वन फंक्शन होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन हार्मोनिक होते हैं? जो लैप्लासियन इक्वेशन सैटिस्फाई करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बस जस्ट ये चेक हो रहा है, समझ लो सरप्राइज टेस्ट है। ठीक है, कन्फॉर्मल। सो मान लीजिए एफ जो है वो डिफाइंड है डी पे, डी टू सी डिफाइंड है। ठीक है, और डोमेन जब कह दिया तो ओपन कनेक्टेड ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एफ जो है, एफ इज सेड टू बी कन्फॉर्मल। अभी आपको समझाऊंगा इसको अच्छे से। कन्फॉर्मल मैप या कन्फॉर्मल फंक्शन एट सम पॉइंट z इक्वल टू z नॉट if angle between any two points, angle between any two points, angle between any two points नहीं, curves। इसको मैंने एक और लेक्चर में समझाया था, पर मैंने कहा था कि बाद में इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। अभी आपको समझा दूंगा। मैं सही बताऊं, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या है, एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स जो है उसका ओरिएंटेशन प्रिजर्व है। ठीक है, ओरिएंटेशन इज प्रिजर्व। एंगल का, एंगल बिटवीन इन टू कर्व्स एट z equals to z naught is preserved। हाँ, is, समझ नहीं पा रहा था कहाँ लिखूं इसको। is preserved at in both orientation, both sense of orientation। अच्छा, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है पता है आपको? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ओरिएंटेशन और नेगेटिव ओरिएंटेशन। नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो देखिए इसमें उल्टा रहता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। रीजन समझते हैं उसका? मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एंटी क्लॉकवाइज रहता है उसमें वही जो है डोमेन को लेफ्ट में, क्योंकि डोमेन जो होता है वो वॉकिंग आदमी की लेफ्ट साइड में होता है। एरो की दिशा में जब आप वॉक करेंगे तो आपके लेफ्ट में जो है वो डोमेन है। जैसे ये, यस सर, मैंने एरो ये बनाया तो डोमेन अंदर है, और गलती से मुझसे एरो ये बन गया तो डोमेन ये है। फिर यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहा जाता है। ओरिएंटेशन पे सर एक क्वेश्चन दिया था इस बार नेट में। अच्छा, ओरिएंटेशन पे आया ए सेक्शन में सर ओरिएंटेशन। तो हाँ, तो उनको देखिए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। देखो रेगुलर हैबिट डालो, 20 क्वेश्चंस को आपस में अच्छे से डिस्कस। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? देखो 12th में क्वेश्चन होता है और आंसर होता है, लेकिन जब आप नेट दे रहे हैं तो क्वेश्चन और आंसर के बीच में गैप इतना बड़ा नहीं होता है। कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। कई बार तो आंसर मायने ही नहीं रखता है कि मेरा आंसर। कभी कभी कोई बच्चा आके कह दे कि, जैसे जब आप लोग कह देते हैं कि नहीं सर आंसर छोड़िए, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक्चुअल काम। यही सी सेक्शन का काम है। जब आंसर पकड़ने लगोगे तो बी में खत्म हो जाओगे। सी में आंसर नहीं पकड़ा जाता, सी में होती है डिटेल चर्चा, है ना। तो ए बी सी डी, और इसीलिए जिसका 10 से 11 क्वेश्चन सी में सही है उसी को चांस रहता है भैया। इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का टाइम जो है वो सी सेक्शन को दो, वही डिसाइसिव है। अगर यहाँ से 11-12 निकाल दिए, यू आर डन, खत्म। बी में तो 10-12 सबके हो जाते हैं, समझ रहे हो ये। तो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका क्या मतलब है। पहले तो कोई एंगल मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन में
प्रिजर्व रहे, इसका ये मतलब है कि ये इधर है और ये बाहर का एरिया, ठीक है। मान लीजिए ये चीज है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट आप यहाँ पे लेते हैं, इसको इससे मैच मिलाया। अगर मैं आपसे ये एंगल मेजर करने को कहूं, सो इज दिस लेस देन 90, समवेयर 0 to 90, है ना, 45 से थोड़ा सा ऊपर। और फिर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल मेजर करो, तो आप कहेंगे यस इट विल बी मोर देन 90, 82, 70। ये तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन हो गया। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ये z है तो ये z बार है, तो आप जानते हैं z बार और z सिमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या फिर रियल एक्सिस, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब जो एंगल का मैग्नीट्यूड ये है वो एंगल का मैग्नीट्यूड ये है, यानी कि जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये होता है, बस इसका ओरिएंटेशन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, इनमें क्या रिलेशन होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है कि नहीं, बदला क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होता है, ओरिएंटेशन सर। हाँ, एंगल का ओरिएंटेशन। हाँ, इसका पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, इसका नेगेटिव ओरिएंटेशन। यस सर। ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर करना चाह रहा था कि ओरिएंटेशन होता क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर है। अब आते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स की। तो देखिए 3D, जिन्होंने 3D एनालिसिस पढ़ा है, 3D कैलकुलस पढ़ी है, उन्होंने पढ़ा होगा दो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इन 3 डायमेंशन। जो 12th को पढ़ाते हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरा आज जाके देखिएगा कि दो कर्व के बीच में एंगल, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये 2 डायमेंशन में बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये एक कर्व है, ठीक है, और दूसरा कर्व जो है वही लेट अस से मतलब कैसे बोलूं, ये है, ठीक है। आपसे पूछा गया ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है Z1, लेट अस से ये है Z2। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज एंगल एट इंटरसेक्टिंग एंगल एट Z1 एंड एट Z2। तो आप कहोगे सर एंगल किसको मानूं, ये वाला? मैं तो इसी में कंफ्यूज रहता था, ये वाला कि ये वाला कौन सा एंगल होगा ये दो कर्व का, ये ग्रीन और रेड में से कौन होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात की जाती है तो ये वाले एंगल नहीं होते हैं, है ना। एंगल बिटवीन एनी टू कर्व्स, चाहे वो 2 डायमेंशन में बस दिखा दिया आपको। 3 डायमेंशन में आपने देखा होगा, जैसे एक हाथ है आपके पास, ठीक, उसकी मुट्ठी आपने बंद करी और ऐसे नीचे की तरफ रखा, यानी कॉनकेव टाइप में ऐसे। दूसरा हाथ जो है उसकी मुट्ठी ऊपर की तरफ रखी, कॉन्वेक्स टाइप में। तो ये आपका यहाँ पे टच हो रहा है, ये ज्वाइंट है। तो आपसे पूछ सकता है ये दो कर्व सरफेस, अभी कर्व नहीं है, क्या है भाई, सरफेस है ना। आप हाथ को मोल्ड करते हैं, है ना। बिल्कुल सर, विजुअलाइज कर पा रहा हूँ मैं सर। और केव बनाते हैं, जब गुफा जैसा बनाते हैं तो ये सरफेस क्रिएट होता है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं। अब मुझे कोई बताए कि सरफेस का डेफिनेशन क्या होता है, कर्व और सरफेस में क्या फर्क है? दिव्या से सरफेस में बहुत सारे कर्व्स होंगे सर। हाँ दिव्या, कैन यू हियर मी? हाँ यस सर। सो बोलिए दिव्या, कर्व और सरफेस में क्या फर्क लगता है आपको? सर 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से डिफर तो नहीं कर सकते? हाँ 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से डिफर तो नहीं कर सकते अपन? नहीं, डिफर तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। कर्व जो है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और सरफेस जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बट उनमें एक रिलेशन भी है, ये तो डिफरेंस हो गया। वो दोनों कनेक्टेड है। जैसे आपने अपने हाथ को झुकाया और एक सरफेस क्रिएट कर ली अपने हाथ के ऊपर, ठीक, या फिर जैसे पानी पीते हैं ना, तो हथेली वैसी कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, ठीक है, वो सरफेस है, वो पूरा सरफेस बनता है। कैसे बनता है, आप अगर इमेजिन करें तो आपकी एक एक उंगली एक कर्व रिप्रेजेंट करती है और वो 5 कर्व मिलके एक सरफेस बना देते हैं। यही संरचना है सरफेस की,
दिस इज हाउ अ सरफेस इज फॉर्म्ड। तो यानी कि सरफेस जो होती है वो होती है फैमिली ऑफ कर्व्स। कोई भी सरफेस जब बनती है तो वो फैमिली ऑफ कर्व से बनती है। जैसे जब आप सिलेंडर बनाते हैं 3D में, तो क्या होता है, सबसे पहले एक रिंग रखिए, उसके ऊपर एक और रिंग रखिए, फिर उसके ऊपर एक और रिंग रखिए, एक और। अब ये क्या सर्कल फैमिली रखा ऑफ हुआ, रिंग्स। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 रख रहे हो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, या ऊपर शिफ्ट कर रहे हो ना आप, तभी भी तो वही रहेगा सर। हाँ, तो इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी जेड की वैल्यू बदलते चले जा रहे हो आप। यस सर। तो ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। अब ये बन गया देखो, तो क्या हुआ, कर्व्स मिलके सरफेस बना ले गए। तो सरफेस इज फैमिली ऑफ कर्व्स। तो होता क्या है कि ये कर्व कई बार जब सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं या कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, सरफेस इंटरसेक्ट करती है तो उनके अंदर के कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, और जब कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तब तो ठीक है, वो तो यहाँ देख ही लिया है आपने ये। तो आप ये सोचते होगे कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स एक्चुअली होता क्या है, तो जब आप गूगल करोगे तो उसमें फॉर्मूला लिख के आ जाएगा, लेकिन उसमें एक और बात लिख के आती है कि इसके ऊपर इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, ठीक, और इस कर्व के ऊपर नॉर्मल डालो। अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन हमें समझता है कि सेंस क्या है, दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, बीच एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज एग्जैक्टली व्हाट, ये हमें सब पता है, इसके बारे में जानकारी है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज बेसिकली एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल्स, है कि नहीं। तो ऐसे विजुलाइज करना, जैसे ये एंगल पूछा गया तो ये नहीं है, क्या है, यहाँ पे पहले इसके लिए नॉर्मल, नॉर्मल्स के बीच के एंगल। एग्जैक्टली। आप इसको आज पढ़ें, ठीक है, यही देखो, अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो ऐसे ही सीखता है, इसीलिए सारे बच्चे पास नहीं होते। देखिए टीचर तो मैं सेम हूँ, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। रीजन क्या है, कभी कभी एफर्ट डाल के भी कुछ बच्चे पास नहीं होते, तो एफर्ट सही दिशा में नहीं है, और कभी कभी तो किस्मत ही खराब होती है, तो वो तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, एफर्ट एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, तो एग्जाम भले ना निकले, लेकिन एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे, और भगवान की दया से फाइनेंशियली तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स टीचर। ये एंगल है, ये सरफेस बनी, ठीक है। अब इस पे जब आप नॉर्मल डालोगे तो कुछ इस तरह से, तो ये वाला एंगल बेसिकली कहा जा रहा है, ठीक। तीसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल्स, ठीक है, क्योंकि अब वो स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। अब एक बात बताइए, एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल्स, अब वो ये क्यों कह रहा है कि एक मैप एफ कन्फॉर्मल होता है अगर इस प्लेन में बनने वाला जो एंगल है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, जेड नॉट जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहां पे जो बनने वाला एंगल है वो सेम हो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बनने वाले एंगल के। बनने वाला एंगल तो अब मैंने समझा दिया, तो उसको तो बार बार नहीं बोलना। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे तो लेटेस्ट से जो आ रहा है 45 पॉजिटिव डायरेक्शन, वो भी लिख लेते हैं। तो ऐसा मैप कन्फॉर्मल कहलाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैप के बाद इमेज जो सेट आएगा, ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज, इमेज सेट में जो कर्व्स बनेंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में भी जो एंगल आएगा थीटा प्राइम, वो भी 45 डिग्री पॉजिटिवली ओरिएंटेड आएगा। ऐसे मैप कहलाते हैं कन्फॉर्मल मैप। फायदा क्या होता है कन्फॉर्मल मैप्स का, कि ये गड़बड़ नहीं करते, इधर उधर नहीं करते। इनपुट दिया जाएगा तो मतलब ज्योमेट्री बहुत ब्यूटीफुल रहती है, समझ रहे हैं, डिस्टर्ब ज्योमेट्री नहीं होती है। मतलब अगर आपने ऐसा कर्व दिया है तो कर्व हो सकता है कि दिखने में, अब ये वाला कर्व अब ऐसा दिखने लगे, है ना, और ये वाला कर्व अब ऐसा दिखने लगे, लेकिन एंगल दोनों के बीच में सेम रहे। यहाँ शायद मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, दैट इज माय मिस्टेक, ठीक कर लेते हैं। ज्यादा कर दिया मतलब पता नहीं हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ठीक, मतलब सर कर्व्स की डीएनए नहीं बदलती, मे बी, हाँ, वैसा कुछ वैसा है ना। और अगर आपको चेंज हो और, सकता है। हाँ, और ब्यूटीफुली समझना है तो मतलब ऐसा समझिए कि डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर किसी चीज को आप ऐसे मैप जो जैसे एक्सरे होता है,
है ना, कुछ कुछ वैसा ही। मतलब अगर वो डिसऑर्डर्ड ईसीजी होता है, बहुत डिसऑर्डर्ड आ जाए, है ना, तो फिर उसको चेक कर पाना या उससे पेशेंट का हार्ट कैसा होगा इसको एनालाइज कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन जो चीज यहाँ पे होती है, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या ये सिंबल बन रहे होंगे? नहीं ना, यहाँ कुछ और कैलकुलेशन चल रही है, उसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ ऐसे दिखाई गई है। बहुत अच्छा सर। तो यहाँ पे जो रिलेशन है और यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें सिमेट्री है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी यानी कि इंटेंसिटी भी सिक्योर है और ओरिएंटेशन भी, यानी उल्टा सीधा भी नहीं हो रहा। अगर ये यहाँ पे सब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, है ना। अगर कन्फॉर्मल मैप के आप कन्फॉर्मल मशीन के अंडर ईसीजी कराओगे तो सही रिपोर्ट आएगी, और मशीन अगर कन्फॉर्मल नहीं बहुत है, बढ़िया एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये बात है। अब देखिए अगली बात, सवाल ये आता है कि सर इमेज जो है, मतलब किसी कन्फॉर्मल मैप FD2C, इसकी जो इमेज है वो कर्व्स कैसे आते हैं? तो चलिए वापस से लेके चलता हूँ आपको। मुझे लगता है मेरा सेकंड या थर्ड लेक्चर था जिसपे हमने बात करी थी क्या, कि देखो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो फंक्शन डिफाइन होते हैं उनका ग्राफ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आओ आज फिर से उस पर चर्चा करें। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं f of z इक्वल टू, इसको w भी लिखा जाता है, नया वेरिएबल। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, वैसे तो फंक्शन को f of x लिखते हैं लेकिन इसको नया वेरिएबल एक y दे देते हैं, नहीं, तो ऐसे w इक्वल टू f of z। अब आप पूछेंगे सर इसको अब क्यों लिखा है, ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया अब क्यों लिखा है? तो मैं बताऊं कि अब इसकी जरूरत है, इसको w लिख देने की जरूरत है, ठीक है। तो w इक्वल टू f of z u प्लस iv, जहां पे u भी है दो वेरिएबल का फंक्शन और v भी है दो वेरिएबल का फंक्शन। तो प्रॉब्लम होती है ग्राफ कैसे बनता है, इनपुट वेरिएबल ये है आपका इनपुट वेरिएबल, यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं, जहां मिलती है ये यहाँ पे वैल्यू रखी, ये यहाँ पे वैल्यू रखी, ये मिला दिया, ग्राफ बन गया। ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ का अगर आप फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, f x, y, इसके कलेक्शन को ग्राफ कहते हैं। बताओ सही है कि नहीं, याद है किसी को? बिल्कुल है ना, इसी के कलेक्शन को तो ग्राफ कहते थे। तो यही कलेक्शन क्या है, डोमेन और यानी कि इनपुट और आउटपुट कलेक्ट कर लो, ज्वाइंट कर लो उसको, तो ग्राफ ऐसा दिखने लगता है। अब देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स में आपका जो इनपुट है वही दो वेरिएबल का है यार। तो पहले तो आपको इनपुट के लिए एक लाइन नहीं एक प्लेन चाहिए, इसको कहते हैं जेड प्लेन। क्या कहते हैं, इनपुट प्लेन या फिर जेड प्लेन। इसमें दो वेरिएबल होंगे x और y। फिर जब ये ट्रांसफॉर्म होगा u और v में आएगा तो इसको कहते हैं w प्लेन। आप समझ में आया होगा कि आज मैंने w क्यों ऐड कर दिया, ठीक। नाम क्या देना है इसको, u और v। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये संभव है कि दो वेरिएबल के इनपुट को, यहाँ पे तो चार वेरिएबल हो गए, इसको कैसे विजुलाइज करोगे चार डायमेंशन में? तीन के बाद तो विजुलाइजेशन बंद हो जाता है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ठीक है, तो पहली बात तो इसका ग्राफ नहीं बन सकता। दूसरी चीज, ये कंस्ट्रक्शन आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अंडर एनालिटिक मैप या फिर अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इज अनदर स्ट्रेट लाइन, और बाइलिनियर मैप, है ना, बाइलिनियर होता है ना, यस सर, इज अगेन सर्कल्स इनटू सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस। कई बार, अच्छा आप दिल से बताइए कितने लोग जो है इसको ब्लाइंडली बस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते थे, उनको कुछ दिखता नहीं था? सही सही बताइए। सर मुझे तो कभी भी समझ में नहीं आया कॉन्फॉर्मल। मतलब मुझे भी, मैं सच बताऊं तो जब मैं एमएससी में था मुझे भी पल्ले नहीं पड़ता था कि यार ये हो क्या रहा है। यस सर। ये जब मैंने ऐसे देखा, पुन्नुस्वामी की बुक में है और आप तो खैर यूट्यूब पे बहुत ढेरों लेक्चर है, ऐसे दिखता है ना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, तो कई बार क्या होता है जब इनपुट x, y में है तो वो आपको इनपुट डोमेन देता है। पहले क्या देता था, रियल में आपको डोमेन कैसे देता था बताओ? आपको कहता था x बिलोंग्स 1 to 2, यही तो कहता था। लेकिन अब उसकी मजबूरी है, अब वो क्या कहता है, अब आपको डोमेन देता है x, y सच दैट x² + y² = 4।
ठीक, तो आप विजुलाइज कर लेते हैं। अब ये आपकी स्मार्टनेस है जो आपको समझने नहीं दे रही है ना। आप विजुलाइज कर लेते हैं क्या, अरे ये तो सर्कल है सर, यानी डोमेन यस हमारा सर। सर्कल है, यानी हमें डोमेन में क्या चूज किया गया है, हमें क्या दिया गया है, ये इसकी इमेज निकालनी है। तो अब आप सोचने लगते हैं कि इसकी इमेज कैसे, ये तो खुद एक इमेज है, इसकी इमेज तो इमेज नहीं, ये पॉइंट आपको ये दे दिए गए हैं, ये आपके डोमेन के पॉइंट हैं, चूज करो इनको। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ये 2 आयोटा, या फिर इसको कहूं मैं 0,2, ये आपकी इमेज है, इसको एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर में पुट करो, देखो क्या आ रहा है। सर हमेशा इनपुट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, मतलब सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑर्डर पेयर में तो होंगे ही, कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो R2 ही तो है ना। जब ये मैं इसमें डालूंगा तो कुछ आउटपुट आएगा, फिर ये पॉइंट डालूंगा तो ये इसका भी कुछ आउटपुट है। पहले भी तो यही होता था, 1 रखा कुछ, जैसे लेटर से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, 1 रखा कुछ आया, धीरे धीरे आगे बढ़े, 2 रखा 4 आया, तो 1,4 हमारा आउटपुट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि आउटपुट भी, सॉरी 1, तो आउटपुट भी एक ही प्लेन पे, ये रहा इनपुट ये रहा आउटपुट, मैच करा दिया, कुछ ऐसा बन गया। ठीक, अब यहाँ पे इनपुट ही केवल एक सर्कल है अपने आप में। सर्कल कैसे है, वो सेट ही 2 वेरिएबल का है, तो सर्कल तो हो गए, है ना। आउटपुट जो आएगा वो कुछ और यूवी के टर्म्स में आएगा, नहीं आएगा, बताओ भाई, जो वैल्यू आएगी वो यूवी के टर्म में ही तो आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं। लेटस से जो इनपुट है, देखो मैं इसमें इसलिए टाइम दे रहा हूँ, आप सोच सकते हैं मैं चाहता तो आपको फॉर्मूला बता सकता था, पर फॉर्मूला तो हम 5 मिनट में सीख जाएंगे ना, फॉर्मूला इज नॉट अ बिग डील, इसको सीखना जरूरी है। अब अगर आपने एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इसमें पुट किया इसको, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं क्लियर एक्चुअली विजन चाहता हूँ, इसलिए ये सब लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ कि ये आप कर सकते हैं। एक्स कॉमा वाई की वैल्यू डाली तो यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी कि नहीं, बताइए, ए प्लस आई बी की फॉर्म में मिलेगी। वैल्यू जो आउटपुट है, इसको हम ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं, सारी वैल्यूज को कलेक्ट कर लिया जो इस तरह की हैं। अब वो भी 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन रिप्रेजेंट, मतलब कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, लेटर से u कॉमा v। अब u और v क्या है, 2 अलग वेरिएबल है भाई। जब y इक्वल टू एफ एक्स, कोई पूछे क्या यहाँ पे x नहीं लिख सकते थे, तो आप क्या बोलोगे उसको। मान लो आपका स्टूडेंट पूछे कि सर आपने यहाँ y क्यों लिखा, x क्यों नहीं लिखा, तो क्या बोलोगे। सर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट है ना। आप उसको बोलोगे उसको कोई दूसरा कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। भाई आपको तो यहाँ रिलेशन चाहिए कि ये इनपुट दिया ये आउटपुट आ गया, ये इनपुट दिया ये आउटपुट, अब इसको मैच कराया इसके बीच में से भी, है ना, सारे इनपुट देखे, तो भाई ये x यानी इनपुट में भी x आ रहा है और आउटपुट में भी x आ रहा है, तो कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो फिर तो समझ ही नहीं आएगा ना। इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव मेड इट y, दैट्स व्हाई हियर for the sake of better understanding we have made it u comma v, nothing else. So let us say ये आ गया 2u equal to v। बताइए क्या ये R2 का सबसेट नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ते हैं सर्कल की इमेज अंडर दिस फंक्शन क्या आ रही है, क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। यस सर, ये ऊपर दिख रही है स्ट्रेट लाइन ही तो है। लेकिन इसके पीछे ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट हमें दिया गया, क्यों 1 वेरिएबल में समझ में क्यों नहीं आता है कि 1 वेरिएबल में तो आदत इसकी थी 1 to 2 ऐसे 2 to 4 f is defined like this। अब आपका f डिफाइन हो रहा है कि सर्कल टू लेट अस से स्ट्रेट लाइन, तो ये तो एक्चुअली है ही नहीं, ये तो आपने बना दिया ना। आपको ज्योमेट्री इतनी आती है कि आपने इसको देख के कह दिया सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है, उसने मना किया है, ऐसे मत देखो। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इनपुट को देखें तो इनपुट भी एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम आउटपुट को देखें तो वो एक अनदर कर्व रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स एक सर्कल सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, समटाइम्स एक स्ट्रेट लाइन सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ट्रांसफॉर्मेशन मैप जो रहेगा, जो मतलब एफजेड की जो वैल्यू है। एग्जैक्टली ये मैप है ना। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट डोमेन आपने, मतलब दो चीजें आपने ली, लेटर से आपने लिए, एक आपने लिया सर्कल, ठीक है, तो सर्कल की इमेज, अच्छा यहाँ नहीं बना था, लेट अस मेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। मान लीजिए आपने लिया है एक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक आप, अच्छा तो इसका जो इमेज आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो इमेज आ गया सर्कल। क्या ऐसा हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? पॉसिबल है, बिल्कुल है ना, पॉसिबल है। फिर आपने कहा कि दूसरा कर्व आपने लिया स्ट्रेट लाइन, लेट अस से ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और हमने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन का इमेज है, ठीक है, वो हमारा निकल के आया है लेट अस से पैराबोला, ठीक है, और सॉर्ट ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब लाइन। तो मान लीजिए इस टाइप का कुछ आया है, ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट, फिर ये है आपका ग्रीन वाला सेकंड, ये है सेकंड की इमेज। क्या आपको इस पॉइंट पे एंगल मिल जाएगा? लेट अस से ये एंगल है थीटा और इसका ओरिएंटेशन है पॉजिटिव, तो ये मैप कन्फॉर्मल तब कहलाएगा, कब कहलाएगा बताओ? जब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी थीटा हो और ओरिएंटेशन पॉजिटिव हो। ये z नॉट है, लेट अस से ये w है, w नॉट है, W नॉट पे। तो जब w नॉट पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो और ओरिएंटेशन भी पॉजिटिव हो, तो ये क्या कहलाता है? कन्फॉर्मल। अब मुझे बताइए क्लैरिटी मिली कि नहीं? यस सर, एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज, अब फॉर्मूला बता देता हूँ जो काम की चीज है ना, क्योंकि ये सब तो करते घूमेंगे नहीं क्वेश्चन में, पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी तो एक चीज होती है भाई, वो भी तो होना चाहिए, है ना। एक रिमार्क लिख लीजिए, बस थोड़ा सा आपका टाइम होगा, एक रिमार्क लिख लीजिए। रिमार्क ये है कि मान लीजिए जो एंगल है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में प्रिजर्व्ड है, बट ओरिएंटेशन में प्रिजर्व्ड नहीं। सो व्हाट इफ द एंगल, मतलब यहाँ पे आ तो 45 डिग्री रहा है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या ऐसे मैप को कन्फॉर्मल बोलेंगे? नहीं, तो फिर कुछ तो नाम होगा। तो ऐसे मैप को हम लोग कहते हैं आइसोगोनल मैप, ठीक है। इफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, हाँ बिल्कुल सुना होगा, वही बुकलेट फॉलो करिए, ये सब सेक्शन उसमें बहुत अच्छा दिया, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत अच्छा दिया है, कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा भी सही दिया है। व्हाट इफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड only in magnitude but not in orientation? The answer है such map is क्या होगा ऐसा मैप? आइसोगोनल, called आइसोगोनल मैप, है ना, आइसोगोनल मैप। देखिए अब 3D में जो पढ़ते थे हम लोग एंगल का फॉर्मूला, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना z नॉट पे, इसका फॉर्मूला क्या है उससे आप देख सकते हैं। सो एंगल ऑफ रोटेशन इज, इट इज इक्वल टू, अच्छा गुड्डू जी आज है नहीं, लेकिन ये है कि याद आ रही है मुझे कि ये ग्रीन, ये येलो वाला नहीं चलाना है, आर्गुमेंट नहीं सर, वो एक्चुअली मैं भी कभी कहने वाला था लेकिन बोल नहीं पाया, वो उसमें नोट्स में सर वो ब्लर हो जाती है, क्लियर नहीं आता येलो कलर से जी। सो दिस इज द फॉर्मूला।
argument of f prime at z naught. This is angle of rotation. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, what is the difference between capital argument and small argument? सर एक प्रिंसिपल होगा और सर ये एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या जनरल आर्ग्यूमेंट? कौन सा वाला प्रिंसिपल होगा? सर कैपिटल ए। कैपिटल कैपिटल ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आई थीटा? हाँ नहीं, क्या होता था, प्लस या 2n pi 2n pi 2n pi, राइट राइट, यस सर 2n pi। सर किसी किसी बुक में उल्टा भी साइन देता है क्या कि ये यूनिवर्सल है सर? मुझे लगता है यूनिवर्सल है। उल्टा मतलब आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल ए ये जी, मतलब उसमें ये छोटा है ये बड़ा है? हाँ सर, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि एक पुस्तक जो हम लोगों ने एमएससी में पढ़ी थी उसमें उल्टा था। ये मेरठ पब्लिकेशन की। उल्टा होना तो नहीं चाहिए, उल्टा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी बुक्स में सर जो आपने बताया वही है। अच्छा तो ठीक है, वो फिर उसमें फिर मिस्टेक होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सर। देखिए अभी आप इतना सीख गए हैं, आप मतलब आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप कोई भी इंडियन ऑथर का मोस्टली एसके मापा छोड़ दीजिए, जो डिसेंट बुक्स हैं पुन्नस्वामी इनको छोड़ दीजिए, लोकल यूनिवर्सिटी के बुक हैं, आप पढ़ के देखिए, उनमें बहुत सारी गलतियां आपको मिलेंगी, और ऐसी गलतियां मिलेंगी जो ब्लंडर है, वो गलती नहीं है, ब्लंडर है, इसलिए लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, और कोई बात नहीं है ना। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट से हम लोग क्लास खत्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, है ना। क्या है, एनालिटिसिटी का मतलब कन्फॉर्मल का टेस्ट है कि कौन सा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट ऑफ कन्फॉर्मेबिलिटी, कौन सा फंक्शन कन्फॉर्मल है कौन सा नहीं है, यहां से दिख जाएगा। इफ एफ इज एनालिटिक, ठीक है, इन डी देन at any point z, then f is conformal, sorry ये तो लिखने भूल गया, then f is conformal at any point z equal to let us say z naught। किसी पॉइंट पे कंफॉर्मेबिलिटी चेक करनी है आपको कि वहां पे कंफॉर्मल है या नहीं, तो बहुत सॉलिड और बहुत आसान, इफ एंड ओनली इफ। कॉची रीमान इक्वेशन याद है आपको, पोलर में ये हुआ करती थी, del f upon del z bar equal to 0। जितना काम इसने आसान कर दिया था उतना ही काम ये देखो, एक टफ कॉन्सेप्ट को कितने आसान तरीके से, इफ एंड ओनली f dash at z naught is नॉन जीरो, नॉट इक्वल। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये जीरो हो गया तो आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होगा। यस सर। सो दिस हैज टू बी नॉन जीरो। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, तो मैं मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चों वाली चीजें पूछ रहा हूँ। f of z इक्वल टू z स्क्वायर, लेट अस से z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर e टू द पावर z, e टू द पावर z के बाद cos z, इनकी कंफॉर्मेबिलिटी चेक करिए और मुझे बताइए कि कौन से पॉइंट पे कंफॉर्मल है। डिस्कस conformability, discuss conformability, yes, फटाफट। -2 भी नहीं आएगा, -2 को छोड़ के सब इस पे कंफॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालोगे, f डैश z लिख लो, 2z, ये कितना आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 6z, ये पावर z, ये माइनस साइन z। अब देख लो कहाँ कहाँ पे, देखो ये जो है इसमें कौन से पॉइंट अवॉइड करने चाहिए, तो इसमें 0 अवॉइड कर लो, इसमें 3z अगर कॉमन किया तो 0 एंड -2 भी आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 एंड -2 ना। हाँ सर। और यहाँ पे कुछ नहीं, नल, और यहाँ पे
n पाई। ठीक, ये है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जगह कन्फॉर्मल है। पॉइंट्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मेबिलिटी, कन्फॉर्मल। ये सिर्फ इसलिए करवाया है ताकि आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए रिजल्ट बना रहे, है ना। सर बोलिए। यहाँ पे सर आपने एक बात कही कि वो जो हम लोग को कुशरी-मान इक्वेशन का पोलर फॉर्म देखना था, z f डैश z, तो f डैश z वहाँ पे z बार के रेस्पेक्ट में देखते थे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सर z बार की जरूरत तो नहीं है, जो फंक्शन दिया है z के रेस्पेक्ट में। हाँ नहीं, मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि CR इक्वेशंस को टेस्ट करना कितना मुश्किल होता था कि ux निकालो। जी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो कह रहा था। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा, है ना, आपसे पूछा क्या f ऑफ z इक्वल टू, आपसे पूछा मॉड z स्क्वायर के बारे में बताइए, तो आप कहते हैं इसको z बार लिख लो, है ना, फिर डेल f अपॉन डेल z बार निकाल लो तो z आ जाता है। Z तो जीरो पे जो है नहीं होगा। हाँ जीरो पे नहीं होगा, जहाँ जीरो है। तो ये चीज है, तो काम आसान हो जाता है। इससे देखो काम आसान हो गया। नहीं तो आप सोचो अगर इन मैप्स को आपको विजुलाइज करके देखना पड़ता है एक एक कर्व को, तो कितना मुश्किल काम। चलिए जाते जाते एक छोटी सी बात आपको ऐड कर दूं। मैथमेटिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, मतलब चीजों को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये इतनी बड़ी रॉड ली, या फिर ये समझिए ये स्ट्रेट लाइन ली, रॉड ली जब बोलता हूं तो वो प्रैक्टिकल यूज हो जाता है, प्रैक्टिकल यूज हो जाता है ना। और जब मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन ली, तो वो मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट चीज आ जाती है। तो वो जो आप जैसी इच्छा चाहें। अगर मैं इसको खींच दूं लाइन को, तो ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये एक तरीका है किसी छोटी सी दिखने वाली लाइन को ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ी लाइन में चेंज करने का, है कि नहीं है। इस तरीके को मैथमेटिक्स में कहा गया ट्रांसलेशन। तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि इंटरवल है 0 to 2 है, आपको इसको स्ट्रेच करके 2 to 4 बनाना है, ठीक है, या 2 to 4 नहीं, आपको इसको लेट्स से हाँ 2 to 4 बनाना। तो आपने क्या किया, ट्रांसलेशन को ना शिफ्ट भी कहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने z यहां से लिया, z लिया और z प्लस माइनस a प्लस माइनस। अब देखो, अगर मैं a को c में बोलूं तो प्लस माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है कायदे से, क्योंकि माइनस अपने आप ही समझ जाइए, a नेगेटिव ले लीजिए, काम हो गया। लिखे इसलिए दे रहा हूँ कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये दैट इज f ऑफ z क्या हो गया भाई, z प्लस, ये हो गया ट्रांसलेशन, खींच दिया आपने। दूसरा क्या होता है, रोटेशन, आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, मतलब सीधा रखा हुआ था और आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो सेम लेंथ सेम है, लेकिन जो एंगल है वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, है ना, तो z जो है वो e टू द पावर i थीटा z बन गया। और देखो थीटा यहाँ पे क्यों नहीं लिखा होता है किताबों में, बहुत जगह पे यहाँ पे लैम्डा लिखा होता है। उसकी वजह है क्योंकि z जो है अपने आप में z इक्वल टू e टू द पावर i r e टू द पावर i थीटा, तो फिर ये थीटा थीटा है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल टू, अच्छा एंगल बढ़ाना है, कुछ एंगल देना है, तो इससे ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर आप छोटा सा पिक्चर देखें तो पहले ये क्या था, r e टू द पावर i थीटा, r को सेम रखना है और थीटा को बढ़ाना है, तो क्या तरीका है। यस सर, तो बेस सेम रहते हुए तभी तो बढ़ पाएगा थीटा, पावर ऐड हो जाएगा सर, पावर बेस सेम पावर रहेगा ऐड होती है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा, तो ये इसके साथ आ जाएगा r e टू द पावर i थीटा प्लस लैम्डा, है कि नहीं। तो आपका काम हो जाएगा, एंगल शिफ्ट हो जाएगा, ये वैसा ही रहेगा, इसलिए ये किया गया, ठीक है, e टू द पावर i लैम्डा इनटू z। और थर्ड क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यस मैग्निफिकेशन या फिर स्ट्रेचिंग, मैग्निफिकेशन, हाँ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में आप क्या करते हैं, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
चीजों को समेट देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या मैग्निफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के साथ ही कॉन्ट्रैक्शन चलता है, जैसे प्लस के साथ माइनस होता है ना, मैग्निफिकेशन बड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा करना। तो अब जेड को क्या करते हैं, कोई अल्फा जेड बना देते हैं, अल्फा बिलोंग टू सी। जब अल्फा 1 से बड़ा होता है मॉड अल्फा, तो ये क्या होगा, जेड है कि मैग्निफिकेशन होता है। हाँ, तो मॉड अल्फा जब ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्निफिकेशन है, मतलब आपने इसको मैग्नीफाई कर दिया है। मैग्निफिकेशन, कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, आपने इसको इतना बड़ा कर दिया, ठीक, कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर मॉड अल्फा लेस देन 1 है, मॉड लगाना जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। क्या मैं अल्फा ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकता? ये मॉड रखेंगे सर तो पूरा का पूरा नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे ना सर, कॉम्प्लेक्स में है। क्या और कोई रीजन है? नहीं, मैं बताऊं आप कितनी बड़ी चीज मिस कर गए। ये बताइए, सी के अंदर क्या ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है? क्या आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं? नो सर, नो सर, नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं सर, होती। वेरी बेसिक। प्लस माइनस की तो बात ही नहीं है। नहीं नहीं, संभव ही नहीं। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है, बस 2 मिनट की बात है। लास्ट है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, मान लीजिए f ऑफ z इक्वल टू एक फंक्शन है 1/z, यानी कि z को आपने 1/z रख दिया है, तो क्या असर पड़ता है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे आपको मान लीजिए डोमेन में एक यूनिट सर्कल दे दिया गया है, डोमेन में जो क्या दिया गया है आपको, यूनिट डिस्क। अब यूनिट डिस्क का मतलब है कुछ ऐसी दिखने वाली डिस्क, ठीक है। ये जब ट्रांसफॉर्म होगी इस ट्रांसलेशन के अंडर, तो पता है क्या हो जाएगी इसकी हालत? इसकी हालत हो जाएगी तो बाहर हो जाएगा पूरा रीजन। हाँ, वेरी गुड। ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मॉड z लेस इक्वल 1 है, और ये क्या है, मॉड z ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर देन। ये पावर है इन्वर्जन की, ठीक है। तो इन्वर्जन इज बेसिकली दुनिया पूरी बदल देगी एकदम एकदम। f ऑफ z कहाँ, ये और ये f ऑफ z इक्वल टू 1/z। 1/z का एक और फॉर्म है जो काफी यूजफुल है, z बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, z अपॉन z बार, नीचे वाले को क्या लिख दीजिए, मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्जन में कई बार ये फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। तो बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।